गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहे झुंझुनू की सरजमी पर, घोड़ीवारा बालाजी की तपोभूमि पर, गुरुकृपा पब्लिक स्कूल के आज इस मंच से आप सबको लाइव, जी हाँ, हमारी बहुत दिली इच्छा थी और आप सबकी भी दिली इच्छा है, लेकिन परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, कोरोना का दौर है, ऑफलाइन सारे बच्चों को हम आज योग का प्रशिक्षण नहीं दे सकते, योगा डे को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन जब भी 2015 के बाद में कैलेंडर की तिथि में 21 जून आता है तो हम सब के जहन में इंटरनेशनल योगा डे की वो एक छवि जो भारत ने आज पूरे विश्व को दी है, वो हम सब के आंखों के सामने आती है। जी हाँ, चाइना बड़ा बाजार दे सकता है, जापान बड़ी कार दे सकता है, अमेरिका बड़ी इमारतें दे सकता है, लेकिन संस्कृति और संस्कारों की जन्मभूमि भारत रहा है और भारत ने हमेशा विश्व को एक विश्व गुरु के रूप में अपनी सारी शिक्षाएं, सारी संस्कृति, सारे संस्कार दिए हैं। और ठीक आज गुरुकृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा के मंच पर एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं और आप आउट ऑफ कंट्री USA, चाइना, दुबई, हांगकांग, बहुत सी जगह आपकी योगा ट्रेनिंग की क्लासेज चलती है। आज बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आप आए हैं और पूरे इस शिक्षा जगत में जो भी विद्यार्थी, चाहे वो गुरुकृपा पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, उन सब के लिए कि स्टडी में एक योगा की कहाँ तक इम्पोर्टेंस है, कैसे वो अपने रिजल्ट्स को योगा के माध्यम से मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारी थेरेपी आज आपके बीच में बताएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम निरंजन शर्मा जी की, जो कि इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं और आज गुरुकृपा पब्लिक स्कूल में आप सबके लिए पधारे हैं। बहुत बिजी शेड्यूल में से समय आपने निकाला है, अभी आपकी USA में भी क्लासेज जानी रहती है। हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पधारे हैं और आपके साथ में हमारे ही स्कूल की ग्रेड 5 की स्टूडेंट लक्ष्यिका भी मौजूद रहेगी। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है और ये आज का दिन, आज का ये मंच, आज का ये गुरुकृपा पब्लिक स्कूल के ऑडियंस, मेरे सारे अपनों को राम निरंजन जी शर्मा को सौंपता हूँ। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। Namaskar. Thank you, sir, for inviting me here, and welcome to all of you on International Yoga Day. आज हम शुरू करेंगे एक योगा सेशन जिसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जो आपकी डेली लाइफ में, आपके स्टूडेंट के जीवन में, साथ ही आपको पढ़ाने वाले शिक्षकों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, बिना वेस्ट करे टाइम, हम यहाँ शुरू करेंगे योगा की प्रैक्टिस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आँखों से, क्योंकि आप लंबे समय तक अपनी स्टडी में कंसंट्रेट करके रखते हैं, आँखों से लगातार एक ही ऑब्जेक्ट को देखते रहते हैं, वो है आपकी पुस्तकें। चाहे आप होमवर्क करें या फिर आप कुछ किसी चीज़ को याद करें, उस समय आपकी आंखें अपनी किताब पे जमी रहती है। आंखों पे लगातार एक ही जगह आपका फोकस करने से आपकी जो सीलियरी मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, उनको फिर से रिलैक्स करना अति आवश्यक है। और वो आप कैसे करें, वो है योगा की कुछ टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद करिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए और धीरे धीरे वापस बंद करिए। It's very simple practice. Gently close the eyes and gently open. After this practice, second practice for your eyeballs and for your focus. So in this, raise your right hand front side and gauge your nail. केवल अपने अंगूठे के नाखून को फोकस करना है, बाकी सब चीज़ें आपके लिए ऑब्जेक्ट जितने भी है वो सब ब्लर हो जाएंगे। अब धीरे धीरे करते हुए अपने हाथ को बेंड करिए और अंगूठे को आंखों के नज़दीक लेके आइए, बट ओनली फोकस ऑन द नेल। Slowly bend the elbow and slowly keep it straight.
Yes, gently close the eyes, relax. आज जो मैं योगा प्रैक्टिस आपको बताने वाला हूँ वो सभी इतनी सिंपल है और बहुत कम समय में आप कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मैं भी एक विद्यार्थी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है आपको कितना समय रहता है और आप कितने जल्दी और कितने समय के साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन प्रैक्टिस को। आइए चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो है आपकी गर्दन के लिए। आप किस प्रकार से अपनी गर्दन की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, क्योंकि चाहे आप विद्यालय आके पढ़ें, चाहे आप घर पे पढ़ें, आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। चाहे आप मोबाइल में या लैपटॉप में या आईपैड में किसी में भी आप स्टडी करते हैं, आपकी गर्दन लगातार बेंड होने से, आप उस ऑब्जेक्ट में देखने से आपकी गर्दन की बहुत सारी मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले गर्दन की प्रैक्टिस करते हैं। बेंड द हेड, बेंड द नेक फ्रंट साइड, ट्राई टू टच योर चिन ऑन द चेस्ट। As you inhale, raise your head up. Exhale down. धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए। आप चाहें तो आंखों को बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे लेके आए। नाउ इनहेल, कम टू सेंटर। दूसरी प्रैक्टिस बहुत ही आसान है, इसमें आपको राइट और लेफ्ट देखना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी ब्रीथिंग को सिंक्रोनाइज करना है अपने बॉडी मूवमेंट के साथ। सो फर्स्ट इनहेल सेंटर, एक्सहेल स्लोली स्लोली राइट, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, इनहेल सेंटर। अब यहाँ तीसरी प्रैक्टिस आती है जो आपकी गर्दन से संबंधित है, वो है गर्दन को बेंड करना। आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको बेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट से शुरू करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो है आपको जब भी आप लेफ्ट और राइट करते हैं अपने शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है, शोल्डर है वो रिलैक्स रहेगा। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टुवर्ड्स द राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। अब अगली जो प्रैक्टिस आती है वो है आपके नेक का रोटेशन। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सहेल हेड डाउन। नाउ इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड से ऊपर लेके जाइए और रोटेट करिए। एक्सहेल डाउन। नाउ रिवर्स करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अगेन रिवर्स। इनहेल up, exhale down, inhale up, exhale down, relax। तो ये कुछ प्रैक्टिस थी जो आपके नेक से संबंधित थी, इनको आप करिए, आपकी नेक बहुत ही सुदृढ़ रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आजकल क्या होता है, बहुत सारा आपका खान पान, साथ में आपका रहन सहन, किस प्रकार से आप सोते हैं, कितने तकिए आप लगाते हैं, ये सब चीज़ें मेजर करती है आपकी नेक की, आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप स्टडी करते हैं आपका जो अपर पार्ट है, जैसे आप सर्वाइकल पार्ट बोलिए, अपना जो शोल्डर्स का पार्ट है, इसकी हमेशा ध्यान रखना है ये फ्लेक्सिबल रहे। साथ में इसका जो पोस्चर है
वो हमेशा सही रहना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब आप स्टडी करते हैं तो आगे आप झुकते हैं और आपका जो स्पाइन है वो सीधा रहना चाहिए। नॉर्मल स्थिति में जो आपकी हेल्थी कंडीशन है वो हमेशा ऐसे बेंड होने से गलत हो जाती है, और लगातार आप ऐसे ही स्टडी करते हैं, चाहे आप टेबल पे बैठें या किसी भी जगह, तो उसकी वजह से यहाँ से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जो भी डिजीज़ होती है, जो भी बीमारी होती है, एक दिन में नहीं आती। उसके लिए क्या होता है, एक लंबे समय तक आप अगर गलतियां करते जाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको एक बीमारी के तौर पे मिलता है। बल्कि बीमारी एक दिन का परिणाम नहीं है, वो बहुत सारे दिनों का, जैसे आप विद्यालय में बहुत सारे दिन स्टडी करते हैं, एक दिन आपकी एग्जाम होती है और एक दिन आपका रिजल्ट आता है। तो जिस दिन रिजल्ट आया वो आपके पूरे साल की स्टडी नहीं है, आपने जो हर दिन स्टडी किया है उसको आप काउंट करिए, वो आपकी स्टडी है। एक दिन की स्टडी आपका रिजल्ट नहीं बना सकती। तो वैसे ही कोई भी बीमारी एक दिन में क्रिएट नहीं होती, उसके पीछे जो कई सालों तक, कई महीनों तक या कई दिनों तक आपने जो गलत पोस्चर क्रिएट किया है उसे सुधारना है। तो ये जो पोस्चर है इसको कैसे सही करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पेट पे लेट जाना है। अपने पेट पे लेटने के लिए आपके पास ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 6 फुट की योगा मैट, दरी, कुछ भी हो, आप वहाँ लेट जाइए। अपने स्टमक पे, चिन को ज़मीन पे लगाइए, हाथों को साइड में रखिए डब्ल्यू शेप में, पैरों को मिला लेना है। यहाँ पे आराम से यहाँ लेटिए, 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आपको श्वास भरते अपने पैरों को और अपनी छाती को ऊपर उठाना है और फिर हाथों को ऊपर उठा लेना है। यहाँ से धीरे धीरे करते हाथों को सामने लाइए और धीरे धीरे हाथों को वापस पीछे लाइए। जब आप पीछे लाते हैं तो आपके स्कैपुला पे, जो आपकी शोल्डर ब्लेड है, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। इसी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे 5 बार। इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल बैंड। आप एक्सहेल करते नीचे जाइए और आराम करिए। मेरे साथ है आप ही की एक स्टूडेंट जो आपको अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगी कि किस प्रकार से ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ और आप अभी स्टूडेंट्स एज में है, स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पोस्चर होने में और आपके पोस्चर होने में कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। तो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलने वाला है आप ही के बीच से आई एक छात्रा से। सो प्लीज़ लाई डाउन ऑन दिस स्टमक। Yes, keep the hands sideways in W shape. Join the legs together. Now, as you inhale, raise your legs and chest up, head up. No, hands down. Now, hands up, hands up. As you inhale, keep them straight. Exhale, bend. Inhale, straight. Exhale, bend. Inhale, exhale. Inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. Yes, relax. Relax your hands. ये जो प्रैक्टिस थी, इसको अगर आप करते हैं तो आपका जो अपर स्पाइन है, जो सर्वाइकल है, प्लीज लाई डाउन, जो सर्वाइकल पार्ट है, वहाँ की जो आपकी अनकंफर्टनेस है वो दूर होती है। इसके साथ ही इसी से संबंधित जो अगली प्रैक्टिस है वो आपके साथ आप ही की स्टूडेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है। उसमें अपने हाथों को आपको अपनी बॉडी के साइड में रखना है। कीप द हैंड साइडवे। जैसे आपने चेस्ट को पहले उठाया था और पैरों को उठाया था, ठीक वैसे ही उठाएंगे, मगर इसमें क्या करना है, इनहेल के साथ हाथ ऊपर करने हैं, एक्सहेल के साथ नीचे करने हैं। सो नाउ वी विल डू 5 टाइम्स। नाउ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. One more time. Inhale up, exhale down, relax. तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है आपके लिए ये जो प्रैक्टिस है इसे करने का। इसके बाद आपको कुछ पल के लिए रिलैक्स करना है, वो है रैबिट पोस्चर में। धीरे से अपने हाथों को चेस्ट के दोनों तरफ रखिए और अपने हाथों को दबाते हुए ऊपर आ जाइए। बेंड द नी, ऊपर आ जाओ, हिल्स पे बैठ जाओ, हिल्स पे बैठ जाओ। यस, बैंड फॉरवर्ड। यस,
इट कॉल्ड रैबिट पोस्चर। आपकी हिंदी में बोले तो ये खरगोश आसन है, क्योंकि योग में जितने भी आसन है 84 लाख आसन है, वो हमारे कहे जाते हैं कि जैसे अपनी संस्कृति में कहे जाता है कि हमारे 84 लाख योनियां हैं, वैसे ही योग में 84 लाख आसन है। उन आसनों को हर एक प्रकार की जीव की योनि के तौर पे रखा जाता है। जैसे आप बहुत सारे देखें तो किसी भी जीव को देखिए, आप उत्कटासन देख सकते हैं, आप ऊर्ध्वमुख श्वान आसन देख सकते हैं। अगर ऊर्ध्वमुख श्वान आसन को आप हिंदी में या अपनी लोकल भाषा में अनुवाद करें तो उसका अर्थ होता है ऊपर देखता हुआ कुत्ता। तो ऊर्ध्वमुख मीन्स ऊर्ध्व संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है तो ऊपर, मुख यानी अपना फेस, और श्वान का अर्थ होता है डॉग या कुत्ता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारे जितने भी आसन हैं वो आपके पशु पक्षी या जीव जंतु, ये कहीं के लिविंग क्रिएचर्स की उनकी योनि के तौर पे रखा जाता है। नाउ प्लीज कम अप। तो ये एक आसन था जो मैंने 2 आसन आपको लेट करके इसके ऊपर के बताए। इसके बाद एक आसन और है जो सभी बच्चे अगर करेंगे तो उनका जो स्पाइन है वो और फ्लेक्सिबल होगा, और जितना स्पाइन आपका फ्लेक्सिबल होता है उतनी आपकी आयु बढ़ती है। तो आयु बढ़ाना है आपको, लंबाई बढ़ाना है, सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आता है धनुरासन। धनुरासन है, बहुत ही आसान तरीका है इसके लिए। जैसे हमने पहले किया था ठीक वैसे ही करना है, परंतु धनुरासन से पहले कुछ दिन आप प्रारंभिक तौर पे ये जो 2 आसन हमने किए इनको जरूर करिए, जिससे आपकी स्पाइन है उसमें थोड़ी सी मजबूती आएगी। जैसे स्पाइन मसल्स की मजबूती आती है उसके बाद आप धनुरासन आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको पेट के बल लेट जाना है। प्लीज लाई डाउन। पेट के बल लेट जाना है, पैरों को अलग अलग कर लेना है और अपने बेंड करना है पैरों को। बेंड द लेग्स फ्रॉम नी। नाउ कैच द एंकल्स, चिन ऑन द ग्राउंड। अब श्वास भरते हुए अपने पहले पैरों को उठाना है और फिर चिन चेस्ट को ऊपर उठाना है। सो एज यू इनहेल रेज योर लेग्स अप फर्स्ट, नाउ चिन चेस्ट अप। कुछ सेकंड्स के लिए आप यहां होल्ड करिए। एक्सेल डाउन। Once again, inhale up. Exhale down. ये जब आप पोस्चर करते हैं, रिलैक्स रिलैक्स, लाई डाउन। ये जब आप पोस्चर करते हैं तो आपके साथ क्या घटित होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल शब्दों में। जैसे ही आप पैरों को अलग अलग करके अपने एंकल्स को कैच करते हैं तो ये सबसे पहले आपको दर्शाता है कि आपकी अपर थाई मसल्स है वो फ्लेक्सिबल है। फिर जैसे ही आप इनहेल के साथ चिन चेस्ट एंड लेग्स अप करते हैं, यह आपकी स्पाइन को यहाँ से फ्लेक्सिबल करता है। आपका जो अपर स्पाइन है वहाँ जो स्टिफनेस आई है उसको दूर करता है। तो यूँ समझिए ये बहुत सारे आसनों का एक कॉम्बिनेशन है। या रिलैक्स, रैबिट पोस्चर। इसके जस्ट बाद भी आपको रैबिट पोस्चर में रिलैक्स करना है, क्योंकि योग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनका काउंटर पोज होना बहुत आवश्यक है। जैसे ही आप काउंटर पोज करते हैं तो जिस प्रॉब्लम को आप यूँ समझिए अनजाने में क्रिएट कर रहे हैं, कुछ आसन आप करते हैं, आप वहाँ के लिए योग्य नहीं है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मगर आपने किया, कुछ अन्य चीज़ें आपके साथ हो सकती है, उसको प्रिवेंट कैसे करें, तो उनका एक काउंटर पोज होता है, तो वो जरूर आपको करना है। इस आसन में आसन करिए, यह आपका एक काउंटर पोज है। तो आप पेट के बल लेट करके जो आसन करते हैं उन आसनों का काउंटर पोज। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये बताया है। अब देखिए बहुत सारी और चीज़ें आती है, वो क्या है? वो है आप जब चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पे बैठते समय आप कुछ गलतियां करते हैं। एक तो आपकी स्पाइन आप सीधी नहीं रखते। जब भी आप चेयर पे बैठिए अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए। अगर आप स्पाइन को टेढ़ा करेंगे तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी। अब पहली बात स्पाइन को सीधा रखिए। दूसरा क्या होता है, आप अगर कभी चेयर पे बैठते हैं तो उस चेयर पे अपने पैर पे पैर लगा के बैठते हैं। तो जैसे ही आप अपनी स्टडी के दौरान इस प्रकार से कुर्सी पे बैठते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अनजाने में क्रिएट होती है। और वो कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ होता क्या है, आपका जो पेल्विक बोन है जिसमें आपके दोनों पैरों की हड्डियाँ आके जुड़ती है, उसका डिसबैलेंस शुरू होता है। वो एक साइड से ऊपर चली जाती है और एक साइड से इसे नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक पैर पे दूसरा पैर रखा है।
फिर आपकी जो स्पाइन ऐसे सीधी होती है उसका स्कोलियोसिस बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से उसका टेढ़ापन आना शुरू होता है और वो क्रिएट करता है बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आपको भविष्य में क्या होता है, या तो आपका शरीर ऐसे धनुषाकार बन जाता है इस तरीके से, या फिर आपका एक कंधा ऐसे ऊपर चला जाता है, आपका एक पैर छोटा हो सकता है, कुछ भी इस तरीके की बहुत सारी अन्य चीज़ें आपको क्रिएट होती है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी फ्री आती है। यहाँ तो आपको एक नहीं बहुत सारी बीमारियाँ एक के साथ फ्री मिल जाती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी बैठिए अपने पैर को नीचे करके बैठिए और पैर के साथ साथ स्पाइन को सीधा रखिए। एक अगर आप ऐसे बैठेंगे, सबसे पहले आपकी ग्रहण क्षमता जो कैचिंग कैपेसिटी है वो तेज हो जाएगी, डबल हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे। आपका ध्यान है, आपका कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा होगा। अगला जो प्रैक्टिस है वो है सूर्य नमस्कार। उसके लिए आपको खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को मिला लेना है, हाथों को साइड में रखना है, पूरा लंबा गहरा सांस भरिए, फिर छोड़िए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने ज्वाइन करिए। Now, as you inhale, raise your hands up and little back bend. As you exhale, bend forward. Inhale, palms on the ground, right leg back, look up. Exhale, downward facing dog. इसे पर्वतासन के तौर पे भी जाना जाता है। Now, bend the knees. Chin chest on the ground. Inhale. Look up. Chin chest up. Exhale. Hips up. Now जो पैर पहले पीछे लेके गए थे उसी को आगे लाएंगे। तो सबसे पहले हमने राइट के साथ शुरू किया, तो राइट फ्रंट। Now as you exhale, left leg front, bend forward. Inhale, hands up, back bend, come up, exhale, join the hands. Same practice left leg से हमें repeat करना है. So inhale, hands up, back bend, exhale, bend forward. Now left leg back. Exhale, right leg back. Now further exhale, bend the knees, chin chest on the ground, hips will be up. Inhale, chin chest up. Exhale, hips up. Left leg front, inhale, look up. Exhale, bend forward. Inhale, hands up. Back bend. Exhale, join the palms. तो सूर्य नमस्कार के बाद कुछ ऐसे आसन आते हैं जो हमारे साथ जो बच्चियां हैं, जो यहाँ पे बालिकाएं हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है उन चीज़ों में, वो है कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके साथ कई प्रॉब्लम आती है। कई बार उनको पीरियड्स में दिक्कत आती है, साथ में कभी कभी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है। देखिए, हार्मोन्स ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा आपके साथ किसी की चीज़ के खाने पीने से होती है। हार्मोन्स किसी भी चीज़ से हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है, या फिर पढ़ाई में इतना आपका ध्यान होता है कि आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपका हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है। कुछ आसन और कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिस है, उसको आप करिए, जिनको करने से आपको हार्मोन्स के बैलेंस लाने में बहुत ही आसानी होगी। और वो है, सबसे पहले आता है कपालभाति। उसमें क्या करना, आपको एम्फेसाइज करना है फोर्सफुली एक्सलेशन पे। कैसे, अभी हम करके आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आराम से किसी भी आसन पे बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पे वज्रासन में बैठा हूँ ताकि आपसे अच्छे से इंटरेक्शन हो सके, आपसे बात की जा सके। आप चाहें तो सुखासन में बैठ सकते हैं, जिसे आप आलती पालती मारना कहते हैं। अगर उसमें आपको आसानी है, आप उसमें बैठिए। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो आप पद्मासन लगा के भी आराम से बैठ सकते हैं। जो आपके लिए सहूलियत हो आप उस पर बैठिए। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते, आराम से सिंपल से चेयर पे बैठिए। और एम्फेसाइज करना आपको फोर्सफुली एक्सलेशन पे। जब भी एक्सेल करें, आपका स्टमक है उसका मूवमेंट अंदर की तरफ होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखना है। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आँखों को बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर इसको धीरे धीरे शुरू करिए।
अब होता क्या है, ये प्रैक्टिस के दौरान कई लोगों का स्टमक का जो मूवमेंट है वो उल्टा होता है या कईयों का स्टमक का मूवमेंट होता ही नहीं है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करिए, अपने राइट हैंड की पाम को स्टमक पे रखिए और जैसे ही आप ब्रीथिंग करते हैं तो आपको ये फोकस करना है और ये कंफर्म कर लेना है आपका स्टमक है वो अंदर जाता है। तो चलिए एक बार और करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए सेम प्रैक्टिस। तो ये आपने देखा जिस प्रकार से आपका एक्सेल होता है सेम टाइम में आपका स्टमक अंदर जाता है और आपका हाथ आपको ये कंफर्म करता है कि आपका जो पेट है वो अंदर जा रहा है। इसके साथ ही जैसे ही आपने कपालभाति संपन्न किया, आप कुछ पल के लिए अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करिए जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, अपने विद्यालय में आप पढ़ते हैं, आपके ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके दोनों हेमिस्फीयर को प्रॉपर रिलैक्सेशंस मिलता है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथ में आपके जो ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल है वो वहाँ पे पर्याप्त होता है, ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट जो 2 फिंगर्स है उनको अपने पाम की तरफ बेंड कर लेना है, लास्ट की जो 2 फिंगर्स है उनको ज्वाइन कर लेना है और जो आपका थंब है उससे अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करिए, अपनी सांस को रोकिए, नोस्ट्रिल को चेंज करिए, लेफ्ट को क्लोज करिए और राइट से धीरे धीरे एक्सेल करिए। राइट नोस्ट्रिल से अगेन इनहेल करिए, होल्ड करिए, लेफ्ट को एक्सेल करिए, कीप कंटिन्यू करिए। लेफ्ट इनहेल, होल्ड, राइट एक्सेल, right inhale, hold, left exhale, left inhale, hold, right exhale, right inhale, hold, left exhale, left inhale, right exhale, last time right inhale, left exhale, रिलैक्स। तो ये प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन है वो बहुत रिलैक्स होता है जो आपके लिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही आवश्यक है। साथ में जो शिक्षकगण हैं वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये समझ सकते हैं क्योंकि जब पूरे दिन आप स्टूडेंट्स को पढ़ा करके जब शाम को घर जाते हैं तो ब्रेन आपका स्वस्थ होना और रिलैक्स होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आता है कुछ ब्रेन की रिलैक्सेशन प्रैक्टिस और वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या होता है, भ्रामरी शब्द बना है भ्रमर से। जब आप अपने आसपास में देखते होंगे एक भंवरा जो होता है उसको आपने कभी न कभी देखा होगा। इसमें क्या करना है, आपको अपने अंगूठे से ईयर फ्लैप को क्लोज करना है, जो आपका छोटे कान के हॉल के पास छोटा सा जो बाहर निकला हुआ हॉल जो फ्लैप है उसको आपको प्रेस करना है और उससे आपका कान बंद होगा। बाकी चारों अंगुलियों को आपको आंखों के ऊपर रख लेना है। अब जैसे ही आपकी ये पोजीशन आती है, नाक से श्वास भरना है और नाक से छोड़ना है। छोड़ते समय आपको भ्रमर के समान गुंजन करना है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो जब आपने करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका कितना मस्तिष्क है वो रिलैक्स हो जाता है। कुछ ओम साउंड्स है जिन्हें आप करिए। ओम को यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है, उन सभी में ओम की महिमा का मंडन किया गया है। यहाँ तक कि जो वेद है वो भी ओम की महिमा का मंडन करते नहीं थकते। किसी भी धर्म में जाइए आपको ओम के संबंध में बहुत सारी चीज़ें मिलती है।
उसमें कुछ नहीं करना, हाथों को नॉलेज गेस्चर में रखिए। ये जो गेस्चर है जिसे मुद्रा बोला जाता है, ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से आंखें बंद करिए, श्वास भरिए और ओम का यहाँ पे साउंड करिए। इस प्रकार से आप ओम जो चैंट है उसे कर सकते हैं। कम से कम 10 बार जरूर करिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद मिलता है, कितनी स्फूर्ति मिलती है, कितनी ताजगी मिलती है। अगर आप ये सब कुछ चीज़ें जो आपको आधे घंटे से भी कम समय में संपन्न हो जाएगी, क्योंकि आज हम जब बात कर रहे हैं तो एक एक चीज़ को मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो 15 से 20 मिनट में इन सबको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जिनको आप अपने लाइफ में लाइए। और एक आसन जो मैं आपको बता रहा था, पीरियड्स की कमी होने के बाद या पीरियड्स की समस्या हो जाती है, किसी को पीरियड्स आते नहीं है, किसी को बहुत जल्दी आते हैं, उसके लिए एक आसन होता है जिसे हम मंडूकासन बोलते हैं। 2 तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाइए, अपनी अंगूठे को अंदर लेते हुए क्लोज द फिस्ट, थंब इनसाइड, नेवल के दोनों तरफ इसको रखिए। पहले श्वास भरिए, पूरा श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए और श्वास को बाहर रोकिए, पेट को अंदर खींचिए और आगे झुक जाइए। अपने गर्दन को ऊपर उठा के रखिए और हाथों को बॉडी के पास रखना है। हाथों को ढीला नहीं छोड़ना, हाथों को ऊपर चिपका के रखना है। जितनी देर आप रोक सके उतना रोकिए। फिर श्वास भरते हुए वापस ऊपर आइए। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़िए, होल्ड, बेंड फॉरवर्ड, लुक अप, इनहेल, कम अप। ये 5 बार करिए। इसके साथ ही इसी का जो दूसरा रूप है उसे आप करिए। उसमें पाम को अपने नेवल पे रखिए। पहले हम लेफ्ट पाम को नेवल पे रख रहे हैं, राइट पाम को उसके ऊपर रख रहे हैं। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए और फिर आगे झुकिए। फिर सांस भरते हुए ऊपर। सेम प्रैक्टिस राइट पाम के साथ। राइट पाम ऑन द नेवल, लेफ्ट पाम ऑन द राइट पाम। नाउ एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड, इनहेल, अप, रिलैक्स। अगर ये 2 आप 5-5 बार करते हैं तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि आपको कभी भी पीरियड से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता दूं। आप योगा में करियर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने जैसे ही अपनी स्कूलिंग शिक्षा पूरी कर ली, फिर आपके पास आ जाता है आपको करियर की सोचनी है, किस प्रकार के करियर में आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको दिमाग में आना शुरू हो जाती है। अक्सर शुरू हो जाती है आपकी 10वीं क्लास से। फिर आप अपनी अलग अलग स्ट्रीम चूज करते हैं। आप कभी आर्ट्स में आते हैं, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई किसी सब्जेक्ट में जाता है। तो मैं आपको बता दूं, योगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करियर ऑप्शन है। इसमें आगे चल के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप मेरी तरह विदेशों में जाके भी आप वहाँ के लोगों को पढ़ा सकते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आप बाहर जाते हैं अपने कल्चर को वहाँ प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि आप किस प्रकार से हिंदुस्तान का कल्चर, अपने भारत की संस्कृति है और भारत का योग है, तो आपको बहुत ही एक आत्म शांति का अनुभव होता है। देखिए योग में बहुत अच्छा पैकेज है। साथ में साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, योग में आपको हेल्थ मिलती है। पैसे के साथ हेल्थ अगर आपको मिलती है तो आप उस पैसे का आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास धन है और आपके पास हेल्थ नहीं है तो उस धन का आप उपयोग नहीं कर सकते, आपके धन का उपयोग दूसरे करते हैं। तो आप योग में भी आइए, योग में बीएससी करिए, बीए करिए, एमए करिए, पीएचडी करिए, सब चीज़ें आप योग में कर सकते हैं। बहुत सारे भारत की विश्वविद्यालय इसके संबंध में अपना कोर्स प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो एस व्यासा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, आप वहाँ जाइए। अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो आप मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो योग का है वो दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार द्वारा संचालित है।
अगर आप उत्तराखंड में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय जो बाबा रामदेव जी का है, या फिर आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाइए। ये जो चुनिंदा इंस्टीट्यूट आपको मैंने बताए, ये जो देश के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यहाँ के इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके आप स्टडी करिए, आपको बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही बहुत सारे कुछ कोर्स आपको टीटीसी वगैरह करना है, ये संपन्न करते करते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहीं भी जाके कुछ भी स्टडी करिए और कोई भी टीचिंग करिए। साथ में एक चीज़, आपको एक फॉरेन लैंग्वेज पे फोकस करना है। अपनी स्कूलिंग टाइम से आप थोड़ा थोड़ा किसी भी एक विदेशी भाषा को सीखना शुरू करिए। विश्वविद्यालय के साथ साथ क्या होता है, स्कूलिंग की जो बात आती है, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आप अंग्रेजी माध्यम से अगर स्टडी करते हैं या फिर हिंदी माध्यम से भी करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय आपको स्कूलिंग तो हर जगह मिलती है। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल है, लेकिन एजुकेशन का वो लेवल आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप एक जैसे गुरु कृपा जैसे संस्थान, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, और अपनी शेखावाटी में जिन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, आप यहाँ आइए, यहाँ आप अपने एजुकेशन को प्राप्त करिए, क्योंकि 12वीं तक आपने जो अध्ययन किया है वो आपके जीवन भर की कमाई है। वो समझिए कि एक जमा पूंजी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी और आपके मरते दम तक काम आने वाली है। आप चाहे योगा के क्षेत्र में किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, कॉलेज से करें, लेकिन स्कूल का जो आपका है वो है आपका फाउंडेशन स्टोन। जब नींव मजबूत होती है तो आप कितनी भी फ्लोर की बिल्डिंग बनाइए, वो कभी भी डगमगाती नहीं है, चाहे भूकंप आए चाहे सुनामी आए। तो नींव मजबूत होना, अच्छी स्कूलिंग एजुकेशन होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और धन्यवाद आपको, आपने मुझे इनवाइट किया, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने आज इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में योग से जुड़ने का आज एक अपने मन में संकल्प लिया है। साथ ही इस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे और जीवन में अपनी संस्कृति के, अपने गौरव को, अपने योग को, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है और दुनिया के सभी देश किसी भी धर्म से संबंधित हो करते हैं, उसे हम भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। होप सो आपने बहुत अच्छे से योगा ट्रेनिंग ली होगी सर से, क्योंकि सर इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं और शेखावाटी का नाम भारत नहीं बल्कि समूचे विश्व में रोशन कर रहे हैं। और ये तो कोरोना का दौर था, इसलिए आपसे लाइव जुड़ पाए। अगर ये स्कूलें खुली होती, और उम्मीद है जल्द ही वापस खुलेगी, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में देखने को मिलेगी, क्योंकि शिक्षा केवल किताबें पढ़ना शिक्षा नहीं है। बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ में संस्कार, अनुशासन, वो सारा का सारा जब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, तभी हम एक उस नागरिक, एक जिम्मेदार देश में दे पाएंगे। एक भारत के भविष्य को हम तराश कर अपने विश्व के अंदर वापस इस देश को कैसे विश्व गुरु बना सकें, उस पटल पर हम लेकर जा सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर, एक एक विद्यार्थी, एक एक शिक्षक और एक एक अभिभावक मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बनकर आएगा। और ये केवल एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं, बल्कि हर उस अंतिम छोर में बैठे अंतिम भारतीय के प्रयासों से संभव होगा। हमारे प्रयास रहेंगे गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में। अभी ऑनलाइन चल रही है क्लासेज, और जैसे ही ऑफलाइन कैंपस रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा से एक कदम आगे मिलेगा। आपका नौनिहाल आपको लगेगा कि हाँ, केवल एजुकेशन में नहीं बल्कि उसके शिक्षा के साथ संस्कार भी हैं, अनुशासन भी हैं, और सफलता के उन आयामों को स्थापित करेगा जिनकी अपेक्षाएं और आशाएं आपको हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का स्पेशली थैंक्स। आपने बहुत अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें समय दिया। थैंक्स अ लॉट डियर, थैंक यू।